नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को, राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 2009। और दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था धारा 3 की उपधारा 1 को। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जल्दी से देख लीजिए। और उसको देखने के बाद दोस्तों, इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि धारा 3 की उपधाराएं जितनी हैं, आज इस वीडियो सीरीज में हम उनको कंप्लीट करेंगे। इसलिए मैं आपसे फिर से पुनः निवेदन करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए दोस्तों, अब हम इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, धारा 3 की उपधारा 1 को हमने देख लिया था और उसमें हमने क्या देखा था कि ऊपर दिए हुए 4 खंडों में से किसी एक भी खंड के प्रभावी होने पर राज्य सरकार उस समय क्या व्यवस्था करेगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि राज्य सरकार उस समय क्या व्यवस्था करेगी। दोस्तों, खंड क के केस में यहां पर देखना दोस्तों, खंड क को मैं ए भी बोल सकता हूं। खंड क के केस में दोस्तों, राज्य सरकार को 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना होगा। क्यों करवाना होगा? क्योंकि दोस्तों, नए सदस्यों को चुनने के लिए, नए पार्षदों को चुनने के लिए दोस्तों 6 महीने के अंदर अंदर राज्य सरकार को चुनाव कराना होगा। और यह चुनाव यानी यह इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा करवाया जाएगा। दोस्तों, खंड ख के प्रभावी होने पर राज्य सरकार क्या करेगी? सरकार हटाए गए क्षेत्र के सदस्यों को हटाएगी। जो क्षेत्र हट गया, जो एरिया हट गया है, उस एरिया के जो सदस्य हैं उनको हटाएगी। दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ग है, जो अगर ग प्रभावी होता है तो क्या होगा। दोस्तों, इसके लिए हमें ग को देखना होगा कि ग में क्या था, किसी एक नगर पालिका की सीमा को दूसरी में मिलाया जाता है। तो जब दोस्तों एक की सीमा को दूसरे में मिलाया जाएगा तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे दोस्तों, आपकी सहूलियत के लिए मैंने लिखा है कि अगर किसी नगर पालिका बी की सीमाओं को नगर पालिका ए में मिलाया जाता है, यानी दोस्तों समझ लीजिए ब्यावर को अजमेर में मिलाया जाता है, तो ब्यावर के नगर पालिका बी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष नगर पालिका ए के सदस्य समझे जाएंगे। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि बी के जो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, वो ए के सदस्य बन जाएंगे। ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए नोट डाउन कर दो कि बी को किस में मिलाया गया दोस्तों, ए में। तो बी के जो अध्यक्ष हुए, चेयरमैन वगैरह हुए, वो सब के सब क्या होंगे? नगर पालिका ए के सदस्य होंगे। अब दोस्तों, फोर्थ पॉइंट देखेंगे, खंड ग के प्रभावी होने पर क्या होगा दोस्तों। खंड ग हमारा था, नगर पालिका को खुद को ही हटा दिया जाता है, यानी विघटित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, उस नगर पालिका को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, यानी उसको हटा दिया जाएगा। दोस्तों, क्या कर दिया जाएगा? उसको हटा दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, ये धारा 3 की उपधारा 1 तो हो गई। इससे संबंधित धारा 3 से संबंधित जो अन्य उपधाराएं हैं उनको हम देखते हैं दोस्तों आगे चल करके। देखिए दोस्तों, धारा 3 से संबंधित जो उपधारा 2 है, अब दोस्तों यहां पर मैं आपको याद रखवाने के लिए ये उपधाराएं बोलना छोड़ दूंगा, सिर्फ इनको पॉइंट बोलूंगा, क्योंकि दोस्तों हमें सिर्फ याद क्या करना है? धाराएं याद करनी है। धारा 3 उसका पॉइंट 2 यानी उपधारा 2 क्या कहती है? हमने इससे पहले वाली उपधारा में क्या देखा? पॉइंट 1 में देखा हमने कि हम सीमाओं को क्या कर रहे हैं? चेंजेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब सीमाएं चेंजेस होगी तो उसको अप्रूव कौन करेगा? नगर पालिका को सीमाओं का कलेक्टर द्वारा अप्रूव किया जाएगा, या कलेक्टर चाहे तो किसी और नॉमिनेटेड अधिकारी, यानी अगर प्राधिकृत करता है किसी अधिकारी को, तो वो अधिकारी क्या करेगा? इसको अप्रूव करेगा। मान लीजिए कि कलेक्टर ने एसडीएम को अप्रूव किया इसके लिए, तो सीमाएं कौन अप्रूव कर सकता है? एसडीएम कर सकता है। नहीं तो कलेक्टर स्वयं क्या करेगा? सीमाओं को अप्रूव करेगा। यानी नगर पालिका की सीमाओं को अप्रूव करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, सिर्फ ये याद रखना है कि धारा 3 की उपधारा 2 हमें क्या बोल रही है? पॉइंट 2 हमें ये बोल रहा है कि कलेक्टर क्या करेगा? सीमाओं को अप्रूव करेगा। उसके बाद में उपधारा 3 क्या बोलती है? धारा 3 की उपधारा 3 हमें बोलती है अगर कोई नगर पालिका खुद ही जिंदा नहीं रहे। दोस्तों, मैंने कितनी सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए ये चीज लिखी है। जिंदा रहने का मतलब है कि वो खुद ही अस्तित्व में नहीं रहेगी, तो ऐसी नगर पालिका की सारी संपत्ति, अधिकार व दायित्व, यानी उसके जो फंड है, उसकी जो राइट्स है और उसकी जो लायबिलिटीज है, वो किसके हो जाएंगे दोस्तों? राज्य सरकार के हो जाएंगे। याद रखना दोस्तों, मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में बनाया है। जितना ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में आप इन सारी चीजों को याद रख पाओगे, उतना ही ज्यादा आप एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे इजीली तरीके से, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ रहने वाला है। आइए दोस्तों, इसी धारा 3 की उपधारा 4 को देखते हैं। अब पॉइंट 4 क्या बोल रहा है? पॉइंट 4 बोल रहा है दोस्तों, अगर सीमा किसी लोकल अथॉरिटी में सम्मिलित कर दी जाए, यानी मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है, अगर वो सीमाएं किसी यूआईटी को दे दी जाती है, यानी नगर विकास न्यास को दी जाती है, तो उसके जो फंड्स, राइट्स और लायबिलिटी होंगे, यानी उस सीमाओं के जो संपत्ति होगी, अधिकार होंगे, दायित्व होंगे, वो किसके हो जाएंगे दोस्तों? यूआईटी के हो जाएंगे। दोस्तों, आपको एक एक चीज को मैं इतनी अच्छे से याद करवाऊंगा कि आप चल के आगे देखोगे कि किस तरीके से मैंने ये सारी उपधाराएं
शॉर्टकट के अंदर लिखी है। अब उपधारा 5 को देखते हैं। अगर किसी क्षेत्र को नगरपालिका ए से हटाकर नगरपालिका बी में मिलाया जाता है तो उस क्षेत्र की संपत्ति, अधिकार और दायित्व का कौन सा व कितना भाग नगरपालिका बी को देना है, यह राज्य सरकार दोनों नगरपालिकाओं से डिस्कस करके हमें बताएगी। दोस्तों देखो, मैंने कितने अत्यंत सरल भाषा में लिखा है कि नगरपालिका ए से कोई सीमा हटा करके नगरपालिका में बी में मिला दी जाती है, तो उसका यानी उस सीमा का कौन सा व कितना भाग नगरपालिका बी को देना है या कितना भाग नगरपालिका ए के अंदर रखना है। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, दोनों नगरपालिकाओं से डिस्कस करके हमें कौन बताएगी, हमें राज्य सरकार बताएगी। अब धारा 3 की उपधारा 6 क्या कहती है दोस्तों, अगर कोई आवास गृह यानी ड्वेलिंग हाउस, कोई मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माणशाला यानी कोई फैक्ट्री और कोई भंडागार यानी वेयर हाउस किन्हीं 2 या उससे अधिक नगरपालिकाओं के पास में है, तो राज्य सरकार बताएगी कि ये ड्वेलिंग हाउस, मैन्युफैक्चरी और वेयर हाउस किस नगरपालिका के अधीन होंगे। दोस्तों धारा 3 क्या थी, नगरपालिकाओं का परिसीमन। उसकी उपधारा 6 क्या बोल रही है कि अगर कोई फैक्ट्री वगैरह किसी 2 नगरपालिकाओं के बीच में या पास में आ जाती है तो वह किस नगरपालिका के अधीन काम करेगी, ये दोस्तों हमें कौन बताएगा, ये दोस्तों हमें उपधारा 6 बताएगी धारा 3 की। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, धारा 3 पढ़ रहे हैं और उसकी उपधारा 6 को हमने अभी डिस्कस किया। आगे चलते हैं दोस्तों, धारा 3 की उपधारा 7 क्या कह रही है, यानी पॉइंट 7। अब दोस्तों मैं उपधारा बोलना शब्द यूज न करके पॉइंट बोलूंगा ताकि आपको याद रहे कि इस धारा 3 का पॉइंट 7 क्या कहता है कि जब भी कोई क्षेत्र जिस दिनांक से नगरपालिका में शामिल होता है तो उसी दिनांक से उस नगरपालिका के सभी नियम, आदेश आदि उस क्षेत्र पर लागू हो जाएंगे। यानी सोचिए दोस्तों, अगर मान लो नगर परिषद बालोतरा है, उसके अंदर कोई नया क्षेत्र सम्मिलित किया है कल्याणपुर, अगर वो कल्याणपुर उसके अंदर इंक्लूड किया है तो दोस्तों उस नगरपालिका बालोतरा जो है उसके जो नियम, आदेश वगैरह जो भी होंगे ना, उसी दिनांक से, जिस दिनांक से उसको इंक्लूड किया गया है कल्याणपुर को, जिस दिनांक से, मान लीजिए आज दिनांक है 21 जनवरी से इंक्लूड किया है, तो दोस्तों उसी 21 जनवरी से सारे के सारे नियम उस कल्याणपुर पर भी लागू हो जाएंगे, क्योंकि वो नगरपालिका के जो नियम है वो उसी दिनांक से लागू होंगे जिस दिनांक से उसको सम्मिलित किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। अब दोस्तों धारा 8 क्या कहती है, जब कोई गांव यानी पूरा का पूरा गांव या गांव का कोई एरिया नगरपालिका में मिला लिया जाता है तो क्या होगा दोस्तों, इसमें ये केसेस बनेंगे, वह क्षेत्र गांव नहीं रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, वह क्षेत्र गांव नहीं रहेगा क्योंकि उसको नगरपालिका घोषित कर दिया गया है या नगरपालिका मिला दिया गया है। वहां ग्राम पंचायत काम करना बंद कर देगी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, वहां के जो उस गांव में सरपंच वगैरह थे, क्योंकि अब उसको क्या कर दिया गया है, नगरपालिका बना दिया गया है या नगरपालिका में सम्मिलित किया गया है, तो उस गांव के सरपंच दोस्तों, उस गांव के सरपंच, उप सरपंच आदि नगरपालिका के अतिरिक्त सदस्य, एडिशनल सदस्य समझे जाएंगे। अब दोस्तों इसका 4th पॉइंट देखते हैं, उस पंचायत की सभी अस्थियां, यहाँ पर दोस्तों इस अधिनियम के अंदर यह वर्ड अस्थियां यूज किया गया है, जिसको हम इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट करके बताया आपको, उस एसेट्स यानी उस गांव के जो भी एसेट्स है यानी प्रॉपर्टीज है, उसकी जो लाइबिलिटीज है वह नगरपालिका के हो जाएंगे। अब दोस्तों पॉइंट ई क्या बोल रहा है हमें, नगरपालिका कर वसूल कर सकेगी, यानी ड पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, वहां जो एरिया जो गांव का था वहां पर अब नगरपालिका कर वसूल कर सकेगी। और च क्या बोल रहा है दोस्तों, ऐसे क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम 1994 नहीं रहेगा और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 इस पर प्रभावी हो जाएगा। दोस्तों धारा 3 की सारी उपधारा 8 हमने पढ़ ली, इसमें 9 और 10 जो उपधारा है वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी काम की नहीं है, इसलिए मैंने आपको इस लेक्चर सीरीज में उनको नहीं बताया है। मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज यूज में आएगी वो बताया है। अब दोस्तों इसको शॉर्टकट तरीके में, ये जो धारा 3 थी, इसकी जो सारी उपधाराएं थी, यानी सेक्शन 3 जो था डिलिमिटेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, इसके जो सारे सब सेक्शन है, यानी इसकी जो सारी उपधाराएं हैं जो मैंने 8 आपको पढ़ाई है, उन 8 को दोस्तों उन 8 को शॉर्टकट तरीके से कैसे याद रखना है, चलो दोस्तों अब देखते हैं उन्हें कैसे याद रखें। आइए दोस्तों देखो, अब मैंने आपको बताया धारा 3 क्या कहती है, नगर पालिकाओं का परिसीमन यानी डिलिमिटेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। डिलिमिटेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी में दोस्तों हमने क्या देखा, हमने उपधारा 1 देखी, नई नगर पालिका बनाई जाती है या सीमा में परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 8 की 8 जो है उपधाराएं हैं, ये आपको अत्यधिक महत्वपूर्ण है और ये आपको एग्जाम में इतना हेल्प करेगी कि आप इतने ज्यादा फैक्ट्स याद करके नहीं जा सकते। इसलिए मैंने आपको एकदम इजी लैंग्वेज में इतना सरल भाषा में समझाया है कि आपको याद रह जाए। उपधारा 1 क्या कहती है दोस्तों, नई नगर पालिका घोषित होगी या सीमा परिवर्तन होगा। उसके बाद में उपधारा 2 क्या कहती है इसी धारा की, कि कलेक्टर सीमा को अप्रूव करेगा। तीसरा पॉइंट देखो दोस्तों उपधारा 3 की,
धारा 3 की उपधारा 3 क्या कहती है? अगर नगर पालिका स्वयं जिंदा नहीं रही यानी अस्तित्व में नहीं रही, देखो दोस्तों मैंने यहां पर याद करने के लिए ये वर्ड लिखा है जिंदा नहीं रही, तो संपत्ति किसकी हो जाएगी दोस्तों? संपत्ति राज्य सरकार की हो जाएगी, क्योंकि वो नगर पालिका अब अस्तित्व में नहीं है, उस नगर पालिका को खत्म कर दिया गया है, तो संपत्ति किसकी हो जाएगी दोस्तों? संपत्ति अधिकार सारी चीजें किसकी हो जाएगी? राज्य सरकार की हो जाएगी। चौथा दोस्तों क्या है, देखो उपधारा क्या है चौथी, नगर पालिका कोई एरिया किसी आदमी को दिया तो संपत्ति उस आदमी की हो जाएगी। दोस्तों यहां पर आदमी से तात्पर्य है किसी सरकारी संस्था के अंदर अगर वो क्षेत्र शामिल हो गया। देखो दोस्तों मैंने आपको याद करने के लिए यहां पर वर्ड आदमी लिखा है, जबकि चौथा जो यानी उपधारा चौथी थी हम आकर के देखेंगे तो दोस्तों उसमें मैंने आपको ये भी समझा रखा है कि किसी अगर कुछ सीमाएं लोकल अथॉरिटी को दे दी जाती है तो म्युनिसिपल फंड और राइट और लायबिलिटीज उससे लोकल अथॉरिटी यानी यूआईटी हो जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर याद करने की ट्रिक क्या है कि कोई एरिया अगर किसी आदमी को दिया जाता है तो उस एरिया की जो संपत्ति है वो उस आदमी की हो जाएगी। यहां आदमी से तात्पर्य है कोई सरकारी संस्था, यानी कुछ एरिया नगर पालिका को किसी अदर और लोकल अथॉरिटी में मिला दिया जाता है तो वो उस एरिया की जो संपत्ति होगी वो किसकी हो जाएगी दोस्तों? सरकारी संस्था की हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, देखो कितने अच्छे से मैंने ये पॉइंट लिखे हैं आपको समझाने के लिए कि पहले तो अगर खुद नगर पालिका जिंदा नहीं रही तो राज्य सरकार यानी संपत्ति पेरेंट्स की हो जाएगी। अगर नगर पालिका का कोई एरिया जो है अगर किसी दूसरे आदमी को दिया जाता है यानी किसी संस्था को दिया जाता है तो उस एरिया की जो संपत्ति होगी वो किसी और सरकारी संस्था की हो जाएगी। पांचवा दोस्तों हमने क्या बताया था उपधारा, संपत्ति का कौन सा व कितना भाग किस नगर पालिका को देना है यह राज्य सरकार बताएगी, यानी किस नगर पालिका ए नगर पालिका का कितना भाग नगर पालिका बी को देना है यह कौन बताएगी दोस्तों? राज्य सरकार बताएगी। यह उपधारा 5 हमें बता रही थी, मैंने इसको आपको अत्यंत सरल भाषा में बताया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं और इन धाराओं को अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में याद करने के लिए दोस्तों मैंने ये सरल भाषा में बनाया है ताकि आप इसका नोट्स बना करके आप इसको एग्जाम में याद रख पाए। अगर छठा पॉइंट दोस्तों धारा उपधारा 6 क्या करी थी हमें, कोई फैक्ट्री किस नगर पालिका में आएगी यह उपधारा 6 में बता रही थी। सातवां पॉइंट यानी दोस्तों उपधारा 7 क्या कहती थी, नियम किस दिनांक से उस जगह पर लागू होंगे, जिस दिनांक से वह जगह सम्मिलित की गई है नगर पालिका में उसी दिनांक से वह नियम लागू हो पाएंगे। और 8वां दोस्तों लास्ट एंड फॉरमोस्ट, कोई गांव नगर पालिका बन जाए तो क्या होगा दोस्तों? कोई गांव नगर पालिका बन जाए तो वो गांव नहीं कहलाएगा, वहां के सरपंच वगैरह वहां की उस नगर पालिका के क्या हो जाएंगे? अतिरिक्त सदस्य हो जाएंगे। वहां नगर पालिका अधिनियम चालू हो जाएगा और पंचायती राज अधिनियम 1994 का समापन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर सीरीज में हमने धारा 3 की सारी उपधाराओं को अत्यंत सरल भाषा में आपके लिए लिखा है और इसी से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों YouTube पे कोई भी चैनल नहीं है जिसने इतनी सरल भाषा में आपको यह याद रखने के लिए बताया हो। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको ये कहूंगा कि सारे के सारी धाराओं को याद रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, बहुत ही ज्यादा कठिन है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोट्स में इसको जरूर याद रखने के लिए ये चीजें नोट डाउन करें ताकि आपको एग्जाम के समय धारा 3 से रिलेटेड कौन सी उपधाराएं हैं और उनमें कौन सी बात कही गई है उसको अच्छे से याद रख करके आप वहां पर एमसीक्यू सॉल्व कर पाए। दोस्तों मेरा लक्ष्य यही है, मेरा टारगेट यही है कि अब की बार EORO एग्जाम पार। थैंक यू दोस्तों।